नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद मुदगल। और सबसे पहले देखते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का कुछ ही देर में करेंगे उद्घाटन। खेलों से संबंधित हितधारकों के बीच बातचीत और ज्ञान साझा करने का अवसर प्रदान करेगा यह सत्र। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने G20 संसदीय अध्यक्षों के शिखर सम्मेलन P20 के समापन सत्र में लिया भाग। कहा, सभी वैश्विक चुनौतियों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत। P20 में आए सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और सप्लाई चेन में लचीलापन लाने की आवश्यकता का भी किया उल्लेख। भाजपा ने कांग्रेस पर लगाए झूठी राजनीति करने के आरोप। कहा, झूठे वादे करती है कांग्रेस और उसे पूरा नहीं करती। कांग्रेस के पास जनता के लिए नहीं है कोई विजन। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को भी लिया आड़े हाथों। कहा, कर्नाटक, तेलंगाना और बाकी प्रदेशों के लिए बन गया है एटीएम कार्ड। ऑपरेशन अजय के तहत स्वदेश लौट रहे भारतीयों ने की पीएम मोदी की प्रशंसा। कहा, पीएम मोदी का यह कदम लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही को है दर्शाता। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से 235 भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरा जत्था पहुंचा स्वदेश। कल पहले जत्थे में लौटे थे 612 भारतीय। इजरायली सेना ने कहा, बड़ी संख्या में उत्तरी गजा से दक्षिणी गजा की ओर हुआ लोगों का पलायन। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, इजराइल की घोषणा से पहले ही 4 लाख लोग हुए विस्थापित। इजराइल हमास युद्ध में अब तक 3200 से ज्यादा लोगों की मौत। क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान ने भारत के सामने रखा 192 रन का लक्ष्य। भारत की फिरकी के सामने ढेर हुई पाकिस्तान की पारी। और आइए खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में कुछ देर बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन करेंगे। आईओसी का सत्र अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। आईओसी के सत्र में ओलंपिक खेलों के भविष्य से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। भारत दूसरी बार और लगभग 40 वर्षों के अंतराल के बाद आईओसी के सत्र की मेजबानी कर रहा है। आखिरी बार आईओसी का 86वां सत्र 1983 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत में आयोजित होने वाला आईओसी का 141वां सत्र वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने, खेलों में उत्कृष्टता का उत्सव मनाने और मैत्री, सम्मान एवं उत्कृष्टता के ओलंपिक के आदर्शों को आगे बढ़ाने के प्रति देश के समर्पण का प्रतीक है। यह सत्र खेलों से संबंधित विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत और ज्ञान साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। इस सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख और आईओसी के अन्य सदस्यों के साथ साथ भारतीय खेल जगत की प्रमुख हस्तियां और भारतीय ओलंपिक संघ सहित विभिन्न खेल महासंघों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच आज हाई स्पीड नौवहन सेवा का शुभारंभ हुआ। पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तमिलनाडु के नागपट्टिनम बंदरगाह पर और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और श्रीलंका के पोत परिवहन मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नागपट्टिनम और श्रीलंका के कांके संतुरई के बीच अंतर्राष्ट्रीय नौवहन सेवा को हरी झंडी दिखाई। इस सेवा के शुरू होने के बाद 150 लोग एक बार में इससे आ जा सकेंगे। टिकट की कीमत 6,500 और 7,670 रुपए प्रति व्यक्ति है और श्रीलंका के जाफना तक पहुंचने में इसके जरिए
3 घंटे लगेंगे। इस सेवा से तमिलनाडु में नागपट्टिनम और श्रीलंका में कांके संतुरई के बीच प्राचीन समुद्री मार्ग संभावित रूप से पुनर्जीवित होगा और दोनों देशों में धार्मिक पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम के दौरान अपने वीडियो संबोधन में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि उत्तरी श्रीलंका में संघर्ष के कारण भारत के साथ नौवहन संपर्क टूट गया था और अब इसे फिर से बहाल किया जा रहा है। Connectivity between our two countries were disrupted due to the war in the north. Now peace has returned and we can re-establish the sea connectivity. I discussed this matter with Prime Minister Modi and I must thank him and the Indian Shipping Corporation for the role they have played in re-establishing this connectivity. इस मौके पर केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों का एक लंबा इतिहास रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच नौवहन सेवा इन्हीं संबंधों का उदाहरण है। India and Sri Lanka have a long and rich history of cultural ties. The ferry service between India and Sri Lanka is a reflection of the same. Ferry services have traditionally been an important source of connectivity between the two countries, thereby facilitating movement of people, trade and goods for centuries. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों देशों के लोगों को बधाई दी। पीएम ने कहा, नागपट्टिनम और कांके संतुरई के बीच नौवहन सेवा का शुभारंभ दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने में एक मील का पत्थर है। The launch of a ferry service between Nagapattinam and Kanke Santurai is an important milestone in strengthening our relations. Friends, India and Sri Lanka share a deep history of culture, commerce and civilization. और पीएम ने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच समृद्ध इतिहास रहा है। इस सेवा से दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। During the recent visit of President Wickremesinghe, we jointly adopted a vision document for our economic partnership. Connectivity is the central theme of this partnership. Connectivity is not only about bringing two cities closer, it also brings our countries closer, our people closer, and our hearts closer. और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज P20 की अध्यक्षता ब्राजील के संसद को सौंप दी। दिल्ली में नवे G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन P20 के सफलतापूर्वक समापन के बाद बिरला ने ब्राजील के चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज के अध्यक्ष आर्थर सीजर परेरा डी लीरा को अध्यक्षता सौंपी। P20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये बहुत गर्व की बात है कि सभी सांसदों ने P20 शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त वक्तव्य को अपनाया, जो संसदों की आम प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बिरला ने कहा कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में वर्तमान वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि संसद इन समस्याओं के समाधान के लिए भविष्य के रोडमैप पर कैसे काम करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कई देशों के प्रतिनिधियों ने पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व की स्थिति का भी उल्लेख किया है।
कुछ सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और सप्लाई चेन में लचीलापन लाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। ओम बिरला ने कहा कि आज के इंटरकनेक्टेड विश्व में हम किसी मुद्दे को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। हम संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक रूप में प्रासंगिक मंचों पर संसदीय राजनीति और परस्पर संवाद जारी रखेंगे। हम आने वाले समय में अपने पूर्ण एजेंडा और अपनी साझी प्रतिबद्धताओं को P20, G20 और उससे भी आगे बढ़ने के संकल्प को पुनः दोहराते हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी P20 शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों के सम्मान में दोपहर में भोजन की मेजबानी की। भारत ने G20 अध्यक्षता के व्यापक ढांचे के तहत 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के मेजबानी की। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम के अनुरूप P20 शिखर सम्मेलन का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लिए संसद है। कर्नाटक में कांग्रेस नेता अंबिका पति के आवास पर छापे के दौरान करोड़ों रुपए मिलने पर भाजपा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। कांग्रेस की अगर कोई गारंटी है तो वो है करप्शन की गारंटी। डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया एक हाथ में कह ही रहे थे और एडमिट भी कर रहे थे कि अपने गारंटीज के फाइनेंसिंग के लिए उनके पास पैसा नहीं है, डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है। उन्होंने खुद कहा। यही से अंबिकापति के घर से कल ये अंबिकापति के भाई कांग्रेस में हैं, ब्रदर इन लॉ कांग्रेस में हैं, पिताजी कांग्रेस के एमएलए रहे हैं, ब्रदर इन लॉ कांग्रेस के एमएलए रहे हैं। उनके घर से कल 42 करोड़ पैसा निकला है। और अगर कांग्रेस के पास कोई गारंटी है, यही एक गारंटी है कि कांग्रेस गारंटी ऑफ करप्शन। और राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि तेलंगाना और मध्य प्रदेश के चुनाव की फंडिंग के लिए कर्नाटक एक एटीएम बन गया है। इलेक्शन के दौरान हमने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था भाजपा ने, और हमने प्रिडिक्ट किया था कि अगर कांग्रेस आता है कर्नाटक एक एटीएम बनेगा, और वो बनेगा और बन रहा है आज तेलंगाना के इलेक्शन के फंडिंग के लिए और मध्य प्रदेश के इलेक्शन के फंडिंग के लिए। ये अनफॉर्चुनेट है कि हमने हमारा ये जो प्रिडिक्शन सच आया है। अनफॉर्चुनेट हमारे लिए नहीं, अनफॉर्चुनेट कर्नाटक के लोगों के लिए, क्योंकि स्टेट बन गया है डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया के हाथ इंडी लोटो यात्रा का एक एटीएम। और राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि ऑपरेशन अजय के तहत स्वदेश लौट रहे भारतीयों ने पीएम मोदी की प्रशंसा की है। उन्होंने बताया कि स्वदेश लौट रहे भारतीयों का कहना है कि पीएम मोदी का यह कदम लोगों के प्रति उनकी जवाबदेही को दर्शाता है। ये हमारे सरकार, हमारे प्रधानमंत्री के जो कमिटमेंट है कि जो भी भारतवासी हार्म्स वे में होता है या होती हैं, उनको सरकार कभी भी नहीं हिचकिचाएंगे कि उनको वापस ले आए, और जो भी एफर्ट जो भी करना है हम करेंगे। इसका एक तरह से शाइनिंग एग्जाम्पल हमने देखा कल, हमने पहले भी बहुत बार देखा है यूक्रेन के केस में, कोविड के दौरान। तो ये जो एक सरकार के बारे में ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है, ये तो आप स्टूडेंट से ही जान जाएंगे कि बहुत ही डीप फेल्ट ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है। ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारतीयों की स्वदेश वापसी जारी है। इसी तहत आज 235 भारतीय नागरिकों को लेकर दूसरी फ्लाइट इजराइल के टेल अवीव से दिल्ली पहुंच गई। 235 लोगों के इस दल में 2 शिशु भी हैं। कल रात 11:02 पर इजराइल के राजधानी तेल अवीव से भारतीयों के दूसरे दल को लेकर विमान ने उड़ान भरी। आज सुबह यह विमान नई दिल्ली पहुंचा।
विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह ने स्वदेश लौटे सभी नागरिकों की अगवानी की। इससे पहले 212 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का पहला विशेष विमान कल नई दिल्ली पहुंचा था। हमास के इजराइल पर हमले के बाद हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। दोनों के बीच इस महीने की 7 तारीख से लड़ाई जारी है। भारत ने इजराइल में फंसे अपने लोगों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाकार ध्वनि भानुशाली, तनिष्क बागची और जेजेस्ट म्यूजिक की टीम को गरबा की संगीतमयी प्रस्तुति के लिए धन्यवाद दिया है, जिसे पीएम मोदी ने वर्षों पहले लिखा था। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मेरे द्वारा वर्षों पहले लिखे गए गरबा गीत की मनमोहक प्रस्तुति के लिए ध्वनि भानुशाली, तनिष्क बागची और जेजेस्ट म्यूजिक की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कई पुरानी यादें ताज़ा कर देता है। मैंने पिछले कई वर्षों से नहीं लिखा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं एक नया गरबा गीत लिखने में कामयाब रहा हूं, जिसे मैं नवरात्रि के दौरान साझा करूंगा। प्रधानमंत्री ने गरबा की संगीत में प्रस्तुति भी साझा की। और बिहार में नवरात्रि के दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण का मुद्दा गर्मा गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए इसे हिंदुओं पर हमला बताया है। बिहार में ये तुगलकी फरमान जारी होता है। अभी इन्होंने दशहरे में शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण का लगा दिया नवरात्र में। ये हिंदुओं पे प्रहार है। वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भूपेश बघेल की सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हुए हैं। सड़क निर्माण से लेकर पीएम आवास योजना तक सब बीजेपी सरकार में संपन्न हुआ था। बघेल साहब, क्या कोयला घोटाला कम था कि आप चले आए शराब घोटाले पर? या शराब घोटाला कम था क्या तो फिर आपने नियुक्ति में भी घोटाला कर दिया? अब आप गोईठान में भी चलेगा साहब, कहीं तो छोड़ेंगे आप, कहीं तो छोड़ेंगे। तो ये बिल्कुल एटीएम की पराकाष्ठा है, ये मुझे बहुत। और दूसरी बात कि छत्तीसगढ़ में क्या है, सड़कें, नेशनल हाईवे भारत सरकार, डिजिटल प्लेटफॉर्म खूब है यहाँ पर। कल मैंने सोशल मीडिया में बात की, इंफॉर्मेशन हाईवे किसने बनाया? मोदी जी की सरकार ने। मोबाइल आया, 4G आया, बाकी आया, तो आज देखिए पूरा छत्तीसगढ़ कवर्ड है। रमन सिंह सरकार ने अच्छा काम किया था। भूपेश बाबू क्या कर रहे हैं? और नागालैंड के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के नेता यानथुंगो पैटन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। Under the dynamic and visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, in all the states in the country, we are getting all our due shares for developments and progress of our respective states. So in these coming 5 state elections, we are going to win with a thumping majority and we are going to form the government.
इजराइल हमास संघर्ष का आज 8वां दिन है। इजराइल ने गाजा सीमा के पास टैंक, युद्ध सामग्री और इजरायली सैनिक तैनात किए। इजराइल ने 11 लाख लोगों को जल्द से जल्द उत्तरी गाजा खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इजराइल के अल्टीमेटम से पहले ही गाजा में 4 लाख फिलिस्तीनियों का पलायन हो चुका था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने हमास के खात्मे की कसम खाई है। इजरायली सेना गाजा पट्टी पर संभावित जमीनी हमले की तैयारी कर रही है। नेतन्याहू ने शुक्रवार देर रात राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित एक संबोधन में कहा कि हमास के खिलाफ इजराइल की सप्ताह भर चलने वाली जवाबी कार्रवाई का ये शुरुआती दौर है। उन्होंने कहा कि ये तो बस शुरुआत है और इजराइल इस युद्ध को पहले से भी अधिक मजबूती से खत्म करेगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि गजा की स्थिति खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि वे प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने के तरीकों पर ध्यान दे रहे हैं और इसके लिए वे क्षेत्रीय नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं। गुटेरेस ने कहा कि गजा में तत्काल मानवीय सहायता पहुंच बनाने की ज़रूरत है ताकि हम हर ज़रूरतमंद को ईंधन, भोजन, पानी समेत हर संभव मदद पहुंचा सकें। इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग तेज होती जा रही है। इजराइल ने गाजा पट्टी की सीमा पर टैंक तैनात कर दिए हैं। देखिए हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह की ग्राउंड जीरो से यह विशेष रिपोर्ट। मैं इस वक्त इजराइल गाजा बॉर्डर के बहुत नजदीक खड़ा हूं। वो जो मेरे पीछे आप पहाड़ी देख रहे हैं, कुछ ही किलोमीटर यहां से है। उस पहाड़ी के परे गाजा पट्टी है। आप देख सकते हैं कि इजरायली फौज ने यहां बड़ी संख्या में टैंक एकत्रित शुरू कर दिए हैं। इंडिकेशंस ये हैं कि इजराइल अब गाजा पट्टी में ग्राउंड मिलिट्री असॉल्ट की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये चल रहे युद्ध का रुख कंप्लीटली बिल्कुल बदल जाएगा। इजराइल ने यह कॉल दी है कि उत्तर में रह रहे जो पैलेस्तीनी हैं गाजा में, वो साउथ या दक्षिण की तरफ मूव करें। वहीं यूएन ने इजराइल को कहा है कि आप अगर ऐसी डिस्प्लेसमेंट अफेक्ट करते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस भयानक होंगे, डेविस्टेटिंग होंगे। और जो मुल्क हैं वो भी इजराइल को रिस्ट्रेंट शो करने के लिए या एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं। पर देखना यह होगा कि क्या इजराइल इस बात को मानता है या क्या इजराइल इस ग्राउंड मिलिट्री एक्शन को अफेक्ट करता है। जो उनके जहन में इस वक्त बात होगी कि क्या हमास अगर वो मिलिट्री एक्शन करते हैं तो क्या हमास ने जो धमकी दी है कि उनके पास जो इजरायली सिविलियंस और सोल्जर्स, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं, उनको एक एक करके मारना शुरू कर देंगे। तो शायद इसी कश्मकश में इजराइल अभी ये मिलिट्री स्ट्रेंथ अपनी डिस्प्ले कर रहा है। पर अगर इस एक्शन को अफेक्ट किया जाता है तो युद्ध का रुख एकदम बदल जाएगा। कैमरामैन सत्य प्रकाश दुबे के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, इजराइल गाजा बॉर्डर। और बात क्रिकेट की। क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान अहमदाबाद में आमने सामने हैं। पाकिस्तान ने भारत के सामने 192 रन का लक्ष्य रखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप में खेले गए मुकाबलों में से ये आज तक का सबसे कम लक्ष्य है जो पाकिस्तान द्वारा दिया गया है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। अब्दुल्ला शफीक और इमाम उल हक ने पाकिस्तान को सधी हुई शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 41 रन जोड़े। अब्दुल्ला शफीक को 20 रन के स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने LBW आउट किया। इमाम उल हक 36 रन बनाकर हार्दिक पांड्या का शिकार बने। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने तीसरे विकेट के लिए 82 रन जोड़े। बाबर आजम 50 रन बनाकर मोहम्मद सिराज की गेंद पर बोल्ड आउट हुए। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे और पाकिस्तान की टीम 42.4 ओवर में 191 रन बनाकर आउट हो गई। तो इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।